Hello students, I welcome you all to our Springdale Senior Secondary School online learning platform. Today we will be dealing class 8 chapter 2 land, soil, water, natural vegetation and wildlife. In this video lecture we will get to know about, but before that I would request you all to like and share this session once. We are going to study in this chapter land, important resources, uses of land, various type of physical features of land, conservation method of land, soil as a resource, factor responsible for the formation of soil, layers of soil, degradation and conservation of soil, water as resource, importance and distribution of water resource, availability of water resource and conservation and management of water resource, natural vegetation as human resource, distribution of natural vegetation, type of forest, their importance, forest fires and the methods to control them. Wildlife as a resources, distribution of wildlife, importance of wildlife, area and the methods of conservation, the ways, means and efforts taken to conserve wildlife. Land, soil, water, natural vegetation and wildlife are the main resources. To understand the uses एंड द वेरियस मेथड टू कंजर्व देम, जैसे हमें पता है बहुत सारी रिसोर्सेज है, वो कैसे यूज़ आएंगे और उन्हें कैसे कंजर्व करना है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो नंबर 1 इज़ लैंड. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑन अर्थ इज़ लैंड. इट इज़ कवरिंग नियर 30% ऑफ अर्थ surface. Nearly 90% of population is occupying about 30% of land. The remaining 70% of land either not habitable or sparsely पॉपुलेटेड. कहने का मतलब है कि बहुत सारा एरिया तो 30% तो कवर अप है, बाकी का जो एरिया है वो हैबिटेबल नहीं है, क्योंकि कई डेंसली फॉरेस्ट है, डेंसली डेजर्ट्स है, तो वो उस पर ना तो हम कल्टीवेशंस कर सकते हैं और वो हमारे लिए सूटेबल भी नहीं है कि हम वहाँ पे फार्मिंग या कुछ और भी वर्क परफॉर्म कर सके. एरियाज आर नॉट सूटेबल फॉर हैबिटेट. तो कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनके लिए, वो हैं अनइवन टोपोग्राफी, प्लेइंग एरियाज, डेजर्ट्स एरिया, ये सारी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं. वेरियस पार्ट्स हैव डिफरेंट यूजेस. बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिसके लैंड के डिफरेंट यूजेस है, लाइक माउंटेन्स, प्लेन, डेजर्ट. ब्रॉड यूज़, मल्टीपल यूज़ है इन सब के, कि कहीं पे लैंड को किस जगह कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है, कहीं लैंड फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो वहाँ पे यूज़ नहीं होती है. तो ये सारे बहुत से तरीके हैं जिससे लैंड एज अ रिसोर्स ह्यूमन बीइंग के लिए हेल्पफुल है. लैंड यूजेस. First one is agriculture, forestry, mining, building, houses, road and industry. ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पे लैंड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि लैंड के बिना ये जो चीज़ें हैं ये पॉसिबल नहीं है. लैंड यूजेस इन डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर. लैंड और भी फैक्टर्स में काम आती है. फिज़िकल फैक्टर लाइक टोपोग्राफी, सॉइल टाइप्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, वाटर, किस तरीके से ये जो सॉइल एज अ टोपोग्राफी में काम करती है, वेदर कंडीशन. उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन फैक्टर. ह्यूमन फैक्टर में भी सॉइल काम आती है. पॉपुलेशन, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है. इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है तो वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिल रही है. टेक्नोलॉजीज़ में काम होते हैं. कई एक ऐसे सेक्टर है जहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है. तो इस तरीके से कह सकते हैं कि लैंड इन वेज में ह्यूमन के यूज़ आ रही है. लैंड कैन डिवाइडेड into two types. First one is private land, second one is community land. Private land, the land owned by individual. किसी एक पर्सन ने वो जो लैंड खुद के लिए परचेज की है वो आती है प्राइवेट लैंड. कम्युनिटी लैंड, द लैंड विच इज़ नॉट ओन्ड बाय इंडिविजुअल बट बाय कम्युनिटी. उसने खुद ने नहीं परचेज की है, वो कम्युनिटी ने परचेज की है. कम्युनिटी ने परचेज़ की है और उसकी जो बेनिफिट है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंजॉय कर रहे हैं.
इसीलिए उसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहा जाता है, लाइक पार्क हो गया, शॉपिंग सेंटर हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब। चेंजेस इन लैंड। अब आपने ये देखा होगा कि ह्यूमन बीइंग यूज लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस। और क्या चेंजेस आए हैं कि जो ह्यूमन बीइंग का पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो डिमांड्स भी उनकी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो उन्होंने लैंड को कन्वर्ट कर दिया है रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। और रोड्स बना दी जाती है, डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग कमर्शियल एरिया सच एज मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़। जो लैंड का यूजेस और चेंजेस थे उनमें डिफरेंस आ गए हैं। लैंडस्लाइड आर द जोग्राफिकल फिनोमेना वेयर लार्ज मास ऑफ रॉक्स, डेब्राइज, टॉप सॉइल ऑफ द अर्थ मूव्स और स्लाइड डाउन अ स्लोप। जैसा कि आपको पता है कि लैंडस्लाइड क्या होता है, एक माउंटेन टाइप होता है, उसमें से जो लार्ज मास ऑफ रॉक है वो नीचे, या उसके जो पत्थर के टुकड़े स्लोप डाउन करके नीचे आ जाते हैं। नीचे आने से बहुत सारे क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है। तो दे आर वेरियस फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडस्लाइड्स आर अर्थक्वेक, कि जिस तरीके से जो वाइब्रेशन होता है उससे वो क्या होता है कि ये जो लैंडस्लाइड होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए बोला जाता है ज़्यादातर एफॉरेस्टेशन किया करें, प्लांटिंग ऑफ मोर एंड मोर ट्री करें, जिससे वो क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्लड। जो भी रेनफॉल एरिया वगैरह होती है वो भी एक मेन कॉज है। वॉल्केनिक इरप्शंस और ह्यूमन फैक्टर्स लाइक डिफॉरेस्टेशन, ब्लास्टिंग ऑफ माइंस, हैवी मशीनरी, ये सारे भी रीजन है लैंडस्लाइड के। It's important that land should be conserved, and the various ways by which it can be done are planting more trees, that is afforestation. Afforestation हमें करना चाहिए जो कि हमारे लैंड को कंजर्व कर सकता है। सेकेंड वन, ओवर ग्रेजिंग कैन बी कंट्रोल। जो ओवर ग्रेजिंग है, लाइक जो फार्म में कुछ एनिमल्स ग्रेज करने के लिए आ जाते हैं तो उन्हें पर्टिकुलर एरिया में ही ग्रेज कराने चाहिए, अदरवाइज़ क्या होता है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं टॉप सॉइल को, जिससे भी इन सब चीज़ों से भी हमें हमारी लैंड को कंजर्व करना है। जो भी थॉर्नी बुशेस शुड बी ग्रोन ऑन द सैंड ड्यून्स कैन बी स्टेबलाइज। जो भी सैंड ड्यून्स एरिया है वहाँ थॉर्नी बुशेस लगा देने चाहिए। रेगुलेट्स यूजेस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स। जो भी फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करने चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन, जो हमें पानी पीछे की तरफ हटाना है। रिक्लेमेशन मतलब जो बैरन लैंड्स हैं उन्हें कल्टिवेटिंग लैंड में कन्वर्ट करना है। Soil is very important natural resource on earth. It is important for all living organism. It is a complex mixture of living and non-living material, and a mixture of minerals and organic matter makes the soil fertile. जैसे कि आप सभी को पता है कि ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे अर्थ के लिए या हम सब के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का मिक्सचर प्रेजेंट होता है। फॉर्मेशन सॉइल, फर्स्ट पेरेंट रॉक, रिलीफ, फ्लोरा एंड फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइम, क्लाइमेट, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। Layers of soil. The different layers of soil are: first, topsoil, the uppermost layer, rich in humus, makes soil fertile and provides nutrient to the plant. ये सबसे uppermost layer है टॉप सॉइल, जो बहुत ही रिच है ह्यूमस में, जिसके थ्रू जो सॉइल है वो फर्टाइल बनती है और ये न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। नाउ सेकेंड वन इज सब सॉइल. दिस लेयर इज हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, हैज़ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस.
इसकी जो लेयर है वो हार्ड है और ये इसमें जो ह्यूमस का जो कंपोनेंट है वो थोड़ा कम है। इट कंटेन मोर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसके अंदर सैंड का, सिल्ट का और क्ले का मिक्सचर है। थर्ड वन इज़ वेदर्ड रॉक। इट कंटेन स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स। ये किस टाइप की सॉइल है जिसके अंदर छोटे छोटे पीसेस ऑफ रॉक्स रहते हैं। फोर्थ वन इज़ अनवेदर्ड पेरेंट रॉक। बिलो द वेदर्ड रॉक देयर इज़ अ लेयर ऑफ हार्ड रॉक कॉल्ड बेड रॉक। जो वेदर्ड रॉक होती है उसके नीचे एक और लेयर होती है, उसको हम हार्ड रॉक या बेड रॉक भी बोलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल। फर्स्ट वन इज़ एलुवियल सॉइल। फर्टाइल सॉइल मेड अप ऑफ क्ले, सैंड एंड सिल्ट। ये जो सॉइल होती है ये फर्टाइल होती है और ये क्ले, सैंड और सिल्ट से बनी होती है। नेक्स्ट वन इज़ ब्लैक सॉइल। ब्लैक इन कलर, वेट एंड स्टिकी, remains moisture but cracks when it become dry। ये जो होती है ब्लैक कलर की होती है, थोड़ी गीली और स्टिकी, चिपचिपी होती है। इसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। जब हम इसको होल्ड करते हैं तो ये ड्राई होके बिखर जाती है। थर्ड वन इज़ रेड सॉइल। हाई आयरन कंटेंट होता है जिसके अंदर और उसका कलर भी रेड होता है। फोर्थ वन इज़ लेटराइट सॉइल। इट इज़ ब्राउन सॉइल एंड लेस फर्टाइल। ये जो लेटराइट सॉइल होती है वो ब्राउन कलर की होती है और इतनी फर्टाइल भी नहीं होती है। फिफ्थ वन इज़ डेजर्ट सॉइल। इट इज़ लूज सैंडी सॉइल। ये थोड़ी सैंडी सॉइल होती है। डेजर्ट में जब हम देखते हैं तो डेजर्ट की सॉइल कैसी होती है, हमारे हाथ में लेने से ही वो स्लिप हो जाती है। Sixth one is mountain soil. It is brown soil with good texture and rich in humus। ये जो सॉइल होती है ये भी ब्राउन कलर की होती है और इसमें गुड टेक्सचर होता है और बहुत ज़्यादा रिच होती है ह्यूमस के अंदर और बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल डिग्रेडेशन। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दोनों ही फैक्टर्स, चाहे वो नेचुरल हो चाहे ह्यूमन फैक्टर्स हो, ये बोथ जो फैक्टर हैं ये ही रिस्पॉन्सिबल है सॉइल डिग्रेडेशन के। सॉइल एरोजन, रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल ड्यू टू फ्लड, लैंडस्लाइड, वेव्स। अब जो सॉइल एरोजन है उससे क्या होता है, जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है वो क्या होती है, हट जाती है, या तो फ्लड की वजह से, लैंडस्लाइड, वेव्स की वजह से। ये सारा किसके थ्रू कॉज होता है, ये नेचर के थ्रू कॉज होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या कॉज होता है वो हम देखते हैं, कैसे सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। डिफॉरेस्ट्रेशन, प्लांट्स को कट करके, ओवर ग्रेजिंग, रेन वॉश और एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। Methods of soil conservation. The various methods by which soil can be conserved are: first, afforestation, planting more and more trees. Second one is mulching. The bare ground between crop is covered with organic matter and drought resistant grasses. अगर कहीं भी हम देखा जाए तो प्लांट ग्रो करते हैं उसे आउटर कवर करते हैं। कवर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उससे जब उसके ऊपर ड्राइड ग्रासेस और लीव्स डाल देते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है वो जो वाटर का जो होल्ड है वो वहीं पे हो और वाटर एज अ बैरियर क्रिएट नहीं करे या फर्दर जो सॉइल एरोजन होता है वो नहीं हो और वो उस सॉइल को कवर कर ले। थर्ड वन इज कॉन्टोर बैरियर। Along the contour of limestone, grasses and other vegetations are used as barrier. It reduces the water flow and made in front of the barrier to collect water। ये जो लैंडस्टोन, ग्रासेस और दूसरे वेजिटेशन है ये वाटर
को फ्लो करने में बैरियर क्रिएट करती है जिसके थ्रू वाटर वहाँ पे कलेक्ट हो जाए। फोर्थ वन इज रॉक डैम। ह्यूज पीसेज ऑफ रॉक्स आर पाइल्ड अप इन द अप हिल्स रीजन इन ऑर्डर टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। बहुत बड़े बड़े रॉक्स वहाँ पे होते हैं जो क्या करते हैं कि जो वाटर का फ्लो है उसे स्लो डाउन करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, सॉइल का कोई लॉसेस नहीं हो। फिफ्थ वन इज टेरेस फार्मिंग। इन माउंटेनियस और हिली रीजन फ्लैट एरिया या terraces are made to practice farming। तो जिसमें क्या होता है कि बहुत क्रॉप्स को प्लांटेड किया जाता है जिससे कि वाटर का जो फ्लो है उसको रोक दिया जाए। Sixth is intercropping. Various crops are grown in rows and several other crops मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर अडॉप्टेड टू मिनिमाइज द सॉइल एरोजन। बहुत सारे रोज़ में और दूसरे जो क्रॉप्स होते हैं उनको एक मैनेज तरीके से लगा दिया जाता है जिससे क्या होता है, जो सॉइल का जो एरोजन है वो कम हो जाए और वाटर वहीं पे होल्ड हो जाए। सेवेंथ वन इज कॉन्टोर प्लगिंग। इट इज़ practiced by plugging to form a natural barrier for water which flow down the slope। ये जो प्लगिंग सिस्टम है, ये जो वाटर का जो फ्लो हो है उसको नेचुरल फॉर्म और एज अ बैरियर क्रिएट करती है जिसके थ्रू क्या हो, वाटर का फ्लो नहीं हो और उससे सॉइल एरोजन नहीं होता है। सेवेंथ वन इज कॉन्टर प्लगिंग। एट वन इज शेल्टर बेल्ट। In the dry and arid region, various rows of trees are planted to check the movement of wind in order to protect the soil। ऐसे जो ड्राइड और एरिड रीजन है वहाँ पे जो बहुत सारे ट्रीज़ को प्लांट किया जाता है जिसके थ्रू क्या हो कि वो विंड का जो मूवमेंट हो उससे वो सॉइल को रोक सकते हैं। देखो ड्राई एरिया में तो हम वाटर से सॉइल को नहीं होल्ड कर सकते, वो एयर के साथ सॉइल उड़ जाती है, पर वहाँ पे भी कुछ प्लांटेशन कर दिया जाता है जिसके थ्रू वो जो सॉइल है वही होल्ड हो जाए। वाटर इज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। थर्ड फोर्थ ऑफ द अर्थ surface is covered with water and rest is land. Earth is known as watery planet. About 3.5 billion years ago, oceans cover two-thirds of Earth's surface and provide variety of plants and animals. Human beings use water for their daily needs in industries and for generating electricity. Food chain is not possible. Plants also need water for their growth and they are the lifeline for the survival of human beings। जैसा कि आप सभी को पता है कि वाटर एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है और थर्ड फोर्थ ऑफ अर्थ पूरा कवर्ड है वाटर से, इसीलिए अर्थ को वाटरी प्लैनेट भी बोला जाता है। अब ऐसा माना गया है कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पे ओशंस पे लाइफ थी और ओशंस जो हैं 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस को कवर्ड करता है, जो क्या प्रोवाइड करता है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो वाटर है वो ह्यूमन बीइंग की डेली नीड्स है, ठीक है। अगर कोई भी वर्क विदाउट वाटर ह्यूमन तो परफॉर्म ही नहीं कर सकता है। और भी वाटर हमें इंडस्ट्रीज़ में चाहिए होता है, एग्रीकल्चर में चाहिए होता है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करती है। फूड चेन का प्रोसेस इम्पॉसिबल है अगर वाटर ना हो तो। प्लांट ऑल्सो नीड वाटर, जितने भी प्लांट्स हैं वो उनको ग्रोथ के लिए वाटर चाहिए। और आप सभी को पता है कि जो प्लांट्स है वो लाइफलाइन है ह्यूमन बीइंग के लिए एज अ सर्वाइवल। ओशन इज सलाइन। फ्रेश वाटर present on earth is about 2.7 70% of water
is in the form of glacier and ice sheet in Greenland. Only 1% of fresh water available for human. फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर। सभी को पता है कि ओशन में जितना पानी है सब सलाइन, सब खारा पानी है, जिसको हम सॉल्टी कहते हैं ना, वो है। और जो फ्रेश वाटर है उसका परसेंटेज 2.7% है, जिसमें से 70% हमारा जो वाटर है वो हमारा ग्लेशियर और आइस शीट के फॉर्म में हमें मिलता है। उसके बाद देखें तो ओनली एंड ओनली 1% वाटर है जो हमें एज अ फ्रेश वाटर मिलता है। और किस फॉर्म में मिलता है वो? अंडरग्राउंड या सरफेस वाटर, लेक्स एंड रिवर्स के फॉर्म में। द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, द डिमांड इज ऑल्सो राइजिंग, improving the living standard are the important factor leading to storage and supply of fresh water due to drying up of water resources। जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा वाटर की बढ़ रही है। तो हमें सबको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? जो वाटर में पोल्यूशंस वगैरह हो रहा है उसे रिमूव करना चाहिए। Problems of water availability. The world are facing problems of water shortage. The main factor is uneven rainfall distribution. Some area receive heavy rainfall, some area receive scanty rainfall. वाटर अवेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो इसीलिए फेस करनी पड़ रही है कि एक सही तरीके से रेनफॉल नहीं होती, किसी एरिया में ज़्यादा हो जाती है, किसी एरिया में कम हो जाती है। तो द वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्टोरेज आर, फर्स्ट वन राइज इन पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा तो पॉपुलेशन बढ़ी हुई है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो वाटर की डिमांड है, लाइक इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे डोमेस्टिक पर्पस हो, सारी बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो स्टोरेज भी ज़्यादा होगी। सेकेंड वन इज़ ग्राउंड वाटर कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग बट एक्सेसिव पोल्यूशन ड्यू टू फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स मेड इट अनफिट फॉर कंजप्शन। जो ग्राउंड वाटर है वो ह्यूमन बीइंग यूज़ कर सकते थे, पर जो पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण बहुत ज़्यादा केमिकल, फर्टिलाइजर्स ये सब यूज़ किया जा रहा है, तो ये सब अनफिट है कंजप्शन करने के लिए। थर्ड वन इज़ रिवर एंड लेक्स आर कंटेमिनेटेड ड्यू टू discharge of untreated sewage, dumping of industrial wastage, household garbage। जितने भी रिवर्स और लेक्स हैं वो सब गंदे हो रहे हैं क्योंकि जितना भी घर का, इंडस्ट्री का सारा जो वेस्टेज है वो रिवर्स और लेक में डाला जाता है। फोर्थ वन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज द इन डिफरेंट सीजन एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। अलग अलग सीज़न में रेनफॉल होना और जिस तरीके से डिफरेंट पार्ट में हो रहा है वो भी एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है वाटर स्टोरेज की। वेस्टेज एंड केयरलेस यूज़ ऑफ वाटर बाय ह्यूमन बीइंग हैज़ लीड टू शॉर्टेज ऑफ वाटर। जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग केयरलेस हो के वाटर को यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक मेजर रीज़न है इसके शॉर्टेज का। Management and conservation of water resources. There are various ways in which water conservation can be done. बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसमें वाटर कंजर्वेशन किया जा सकता है। नंबर वन इज़ रिसाइकलिंग यूज्ड वाटर। यूज्ड वाटर कैन बी रिसाइकल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जो यूज्ड वाटर है उसको रिसाइकल कर सकते हैं हम क्यों विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी। आजकल बहुत सी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके थ्रू हम ये सब कर सकते हैं। Second one is rainwater harvesting. The most efficient method to conserve water is rainwater harvesting. वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें जो रेन वाटर है उसको स्टोर किया जाता है एज अंडरग्राउंड टैंक्स में। जो बड़े बड़े हमारे टैंक्स होते हैं ना, उसमें अंडरग्राउंड का जो वाटर या रेन वाटर को वहाँ पे स्टोर किया जाता है और उसके थ्रू वो फिल्टर हो जाता है और बाद में जब भी हमें वाटर की नीड होती है तब हम उसमें से वाटर को ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ एफॉरेस्ट्रेशन। द ट्रीज इन द फॉरेस्ट हेल्प टू इम्प्रूव वाटर इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग वाटर रन ऑफ एंड रिस्क ऑफ फ्लड।
अगर हम ज़्यादा जो ट्री है उसे ग्रो करते हैं, वो क्या करता है, वाटर इकोनॉमी को रिड्यूस करता है और जो वाटर जो रन हो रहा है उसे भी रोकता है और जो फ्लड के रिस्क है उसे भी वो कम करता है। तो मीन्स हमें प्लांटेशन ऑफ ट्री करने चाहिए। फोर्थ वन इज़ प्रॉपर इरिगेशन। Proper planning and schedule, one should know how to water the required टू ग्रो क्रॉप्स। हमें जो इरिगेशन हम लोग करते हैं या किसी भी क्रॉप को, प्लांट्स को, या हम पानी देते हैं, तो हमें एक पता होना चाहिए कि किस तरीके से कितना अमाउंट ऑफ वाटर उस क्रॉप को देना चाहिए जिससे वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। प्रॉपर कैनाल्स होने चाहिए और हमें स्प्रिंकलर यूज़ करने चाहिए जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वाटर है उसे कंजर्व कर सकते हैं। One is proper utilization of water for domestic purposes. The use of water at home should be done by checking leakage in pipe, reusing the water at home, RO waste, water for watering the plants, bucket of water for washing car instead of hose pipe। जैसा कि घर में भी अगर हम लोग डोमेस्टिक वर्क करते हैं तो हमें ये सब चेकआउट करना चाहिए कि हमारे घर में कुछ लीकेज तो नहीं हो रहा, कोई टैप वगैरह, और जितना भी आरओ का जो वाटर हमारे पास होता है तो उसे उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो बचा हुआ वाटर होता है हमें उनको प्लांट वाटरिंग कर देना चाहिए प्लांट को। और जब भी हम लोग हमारे घर में जो काम बकेट से हो रहा है उसे बकेट से ही करना चाहिए इंस्टेड ऑफ होस पाइप। लाइक हम कार वगैरह जो वॉश करते हैं वो हम बकेट से करेंगे तो उसमें कम वाटर का यूज़ होगा एज कंपेयर टू होस पाइप। Natural vegetation as a resource. We see various type of plants, vegetations all around us in the form of forest, grassland, various type of herbs and trees not only provide us timber but also numerous useful products. Plants and trees produce oxygen that we need to breathe and protect our soil, act as shelter belt, help in storing underground water and provide essential product for our daily need। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे प्लांट्स और वेजिटेशन हमारे आसपास होते हैं, वो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, हर्ब शर्ब्स और बहुत सी चीज़ें वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं। लाइक टिम्बर तो प्रोवाइड करवाते हैं, उसके साथ साथ बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी हमें प्रोवाइड कराते हैं। ट्री प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ट्रीज़ जो होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं फॉर सर्वाइवल। और उसके अलावा भी जो ये हमारी जो सॉइल है उसको प्रोटेक्ट करते हैं एज अ शेल्टर बेल्ट, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज करते, और भी बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ये हमें प्रोवाइड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, टाइप ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन पढ़ेंगे जो पूरी तरीके से टेम्परेचर पे और मॉइस्चरनेस पे ही डिपेंड करती है। द फैक्टर्स और 4 टाइप ऑफ वेजिटेशंस आर, फर्स्ट वन फॉरेस्ट, एरिया रिसीविंग हैवी रेनफॉल। जो फॉरेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल होते हैं और वो भी वेरियस टाइप के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड वन इज़ ग्रासलैंड, रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। ग्रासलैंड में बहुत कम ही बारिश होती है, मॉडरेट होती है। थर्ड वन इज़ स्क्रब्स, रिसीव लो रेनफॉल, ये बहुत ही लो रेनफॉल रिसीव करते हैं और थॉर्नी टाइप्स के होते हैं। आफ्टरवर्ड इज फोर्थ वन टुंड्रा, स्पेयर वेजिटेशन इन अ कोल्ड पोलर रीजन मेनली कंसिस्टिंग ऑफ मॉशेस एंड lichen. Type of forest. Depending on which the tree sheds their leaf, forest can be classified as first evergreen, second one is deciduous forest.
Evergreen forests, they do not shed their leaves in any season during the year, remain green, have leaves on them throughout the year. Evergreen forest वो forest होते हैं जिसमें हमेशा ही लीव्स रहती है, उसकी जो लीव्स है वो कभी भी शेड नहीं होती और वो हमेशा ग्रीन ही रहती है थ्रू आउट द ईयर. वो सारे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं. ग्रीन कवर ऑफ लीव्स थ्रू आउट द ईयर, जो उनकी जो लीव्स है उसका जो कवर है वो ग्रीन ही रहता है थ्रू आउट द ईयर. Found in area which receive more than 200 centimeter of rainfall in a year, वो उसी एरिया में फाउंड होते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर रिसीव होती है. एवरग्रीन फॉरेस्ट mainly found in equatorial region, Central America and Amazon River and the Congo Basin of Africa. ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट फाइंड आउट होते हैं और इंडिया में ये नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज़ एंड वेस्टर्न घाट्स में होते हैं. ट्रीज एग्जाम्पल pine, larch, cedar, etc. Next one is deciduous forest. The trees shed all their leaves in particular season, loss of water due to transpiration. कोई पर्टिकुलर सीज़न के अंदर उसकी जो लीव्स है वो सारी शेड हो जाती है, गिर जाती है, या तो वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है या वाटर से ही रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो उससे होता होगा. सेकेंड वन इज़ दे लुक बैरन इन पर्टिकुलर मंथ ऑफ द ईयर एंड ग्रीन सम मंथ. कुछ मंथ्स में वो क्या हो जाती है, बैरन, बिल्कुल बंजर जैसी हो जाती है, और कुछ मंथ में वो एकदम ग्रीन हो जाती है. दे आर फाउंड इन एरिया विच रिसीव 75 to 150 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन ईयर. वो जनरली जहाँ पे 75 to 150 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है वहीं पे फाइंड आउट होती है. डिसिडुअस फॉरेस्ट, टू टाइप्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर लोकेशन इन डिफरेंट लैटिट्यूड. फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फाउंड इन चिली, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया. ये बहुत ही जहाँ चिल्ड होता है, चिल्ड रीजन होते हैं, वहीं पे ये फाउंड करते हैं. सेकेंड वन इज़ टेम्परेट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इन नॉर्थ सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एशिया एंड ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये फाउंड होते हैं. ट्रीज लाइक मैपल, ओक, विलो एक्सेट्रा. Conservation of natural vegetation. The various ways in which we can conserve natural vegetation are: first one, reducing soil erosion. हमें soil erosion को reduce करना है. Planting more and more trees. बहुत सारे जो trees हैं उन्हें plant करने हैं. Controlling forest fire. जो forest fires में या forest में जो fires लगती हैं उन्हें control करना है. Setting up national park, biosphere reserves to protect vegetation. बहुत सारे ऐसे जो फॉरेस्ट पार्क है उन सबको सेटिंग करनी है जिसके थ्रू वो क्या कर सके, हम अपना वेजिटेशन को प्रोटेक्ट कर सके. अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमें या उनके बारे में अवेयर करवाना है, लाइक सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव, जिससे थ्रू लोग क्या करें, इन सब चीज़ों को कंजर्व कर सकें. Wildlife as a resource. There is usually diverse animal world throughout the earth can be broadly classified into wildlife and domesticated animal. Domesticated animal by the human for various benefit for their livelihoods, and wildlife consists of those animals which are not being used for direct human benefit but exist in nature. अब हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ब्रॉडली क्लासिफाइड हुआ है वाइल्ड लाइफ और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के
बीच में। जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमंस के लिए बेनिफिट होते हैं अपने लाइवलीहुड में, और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो यूज़ नहीं आते हैं डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग के बेनिफिट के लिए, पर वो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वेरियस फॉर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ फाउंड इन ऑल इकोसिस्टम। जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें बहुत सारे वाइल्ड लाइफ मिलते हैं। डिफरेंट फॉर्म इज़ फाउंड इन डेजर्ट, फॉरेस्ट, प्लेन्स, स्नो कवर्ड रीजन. Animals have preferred area of habitation suitable for their survival, adaptation themselves in the geographical condition of particular region. तो बहुत सारे एनिमल्स हैं डिफरेंट रीजन्स में फाइंड आउट होते हैं। कुछ डेजर्ट में होते हैं, कुछ फॉरेस्ट में होते हैं, कुछ प्लेन्स में होते हैं, स्नो कवर्ड एरिया में होते हैं। जैसे उनको पर्टिकुलर उनको जगह सर्वाइवल के लिए मिलती है वो वहीं पे रिसाइड करते हैं। तो एनिमल्स अडेप्ट सूटेबल फॉर देम, एनिमल वही जगह ढूंढते हैं जो उनके लिए सूटेबल हो। एरियाज आर ऑक्यूपाइड बाय ह्यूमन ग्रेजुअली, द प्रोटेक्शन एरियाज आर बीइंग डेवलप्ड बाय डिफरेंट कंट्री सो दैट दे हैव सेफ इन्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल। अब बहुत सारी जो एरिया है वो सारा ह्यूमन ने ही ऑक्यूपाइड कर रखा है। तो ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ऐसे जो एरियाज़ हैं या ऐसे कुछ रीजन हैं उन्हें ऑक्यूपाइड कर रखा है ताकि ये जो एनिमल्स हैं वो उस एनवायरनमेंट में इजीली सरवाइव कर सके, और ऐसे कुछ फॉरेस्ट है जिनमें वो इजीली रह सके। वेरियस एफर्ट्स आर बीइंग मेड इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट। और बहुत सारे ऐसे जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो अब क्या हो गए एक्सटिंक्ट, उनके जो नंबर्स हैं वो बहुत ही कम हो गए हैं। ये सब कैसे हुआ है? एनवायरनमेंट में चेंजेस की वजह से हुआ है। 11,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज एंडेंजर्ड स्पीसीज। इसमें से 11,000 को एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए डिक्लेयर कर दिया गया है। Importance of wildlife. Important role played by wildlife in ecological, biological process are important for life. In the biosphere, plants and animals and microorganisms interact with each other, which sustain and enhances human life. Ecosystem. All the living and non-living organisms are interdependent and interrelated to one another, and if one disappears, the another would also affect it. कहने का मतलब ये है कि इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड है। एक ना एक का किसी ना किसी से कोई ना कोई वर्क होता ही है। अगर इनमें से कोई भी स्पीसीज़ इधर से उधर हो जाता है तो अदर जो होता है उसको सफ़र करना पड़ता है या उसकी लाइफ में इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. Forests are the natural habitat for wildlife and they help in maintaining the ecosystem. Many species have become vulnerable and endangered, and some of these have either become extinct or are in the verge of. कहने का मतलब ये है कि फॉरेस्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। बहुत सारे जो स्पीसीज़ हैं वो वल्नरेबल हो गए और एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट जिनका जो नंबर है वो कम हो गया है और कोई ऐसी स्टेज में आ गया है नंबर कम से ख़त्म होने की स्टेज में। तो हमें इन सब को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। तो कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि जिससे ये सब स्पीसीज़ कम हो रहे हैं? Some of the natural and human factors responsible for loss of wildlife are: first one, deforestation. Cutting tree on the large scale in the forest have lead to the loss of vegetation. जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कटिंग ऑफ ट्रीज हो रही है, उससे क्या हो रहा है कि जो वेजिटेशन है उसका लॉसेस हो रहा है।
Second is poaching. Wildlife animal poaching is mainly done for the collection and illegal trainings of skin, hinds, nails, teeth, horn, feather, etc. Some of the animals hunted for the same are lion, tiger, elephant, black buck, deer, crocodile, rhinos, etc. तो ये जो पोचिंग है इसके अंदर क्या होता है कि बिज़नेस किया जाता है इल्लीगल तरीके से। इल्लीगल तरीका इन द सेंस कि बहुत चीज़ों का कलेक्शन किया जाता है। लाइक पहले तो वो एनिमल्स को हॉन्ट करते हैं, उन्हें मारते हैं, उसके बाद उनके बॉडी से उनके जो पार्ट्स होते हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उनका बिज़नेस करते हैं। इस वजह से भी ये बहुत लॉस हो रहा है हमारी वाइल्ड लाइफ को। एफर्ट्स टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। फर्स्ट, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हमें जितने भी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन्हें सेव करना चाहिए। सेकेंड, अवेयरनेस प्रोग्राम सच एज सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव शुड बी स्प्रेड अमंग वेरियस कम्युनिटीज़ एट रूरल एंड अर्बन एरिया। जितने भी अर्बन और रूरल एरिया हैं वहाँ पे हमें सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव के बारे में बताना चाहिए। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी टेकन टू विजिट नेचुरल और नेचर कैंप्स। जितने भी नेचर कैंप्स हैं वहाँ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को लेके जाना चाहिए। वेरियस कंट्री हैव मेड लॉ एंड डिक्लेयर्ड सर्टेन ट्रेडर्स related to skin, hide, nail and teeth of wild animals as punishable and illegal. Ban the killing of endangered bird and animals such as peacock, lion, tiger, etc. बहुत सी कंट्री ने तो ऐसे लॉज बना दिए हैं और ऐसे पनिशमेंट डिसाइड कर दी है जो इल्लीगल तरीके से एनिमल्स का बिजनेस या ट्रेड करते हैं। और कुछ पर्टिकुलर जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ और एनिमल्स थे उनका जो किलिंग है वो बैन कर दिया गया है। एग्जाम्पल लायन, टाइगर, पिकॉक एक्सेट्रा। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन establish the list various species of animal and birds in which trading is prohibited. एक ऐसी लिस्ट प्रिपेयर की गई है कुछ एनिमल्स की जहाँ पे उनका ट्रेडिंग करना बिल्कुल मना है। Cite the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna. It is an agreement between government of various countries. Its main aim is to ensure the international trade in various wild animal and plant does not threaten their survival. एक ये एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट और बहुत सारी कंट्रियों के बीच में कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का, या तो कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो जिसका नंबर बहुत ही कम है, तो उसका अगर बिज़नेस होता है तो उसको रोकने के लिए ये जो कन्वेंशन है ये बना था। एनिमल के सर्वाइव के लिए ये बना था और वो जो ट्रेडिंग होती है उसको ये रोकते हैं। WWF, द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, international non-government organization which work for various issues related to conservation, research and restoration of environment. ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कंजर्वेशन और रिसर्चेस और ये सब करता है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग मोर देन 50 लाख सपोर्टर। इसके 50 लाख सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड वाइड, वर्किंग इन मोर देन 100 कंट्रीज़। 100 कंट्रीज़ में ये रन कर रहा है और इसके 50 लाख से ज़्यादा सपोर्टर्स